बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, यूएन में बड़ा अहम इजलास है वो चल रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल जैसे तारीफ़ों के पुल बांधते हैं वो अपने हर जगह, उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसमें अपने लिए भी तारीफ़ों के पुल बांधे और अपने आप को नोबेल इनाम के लिए भी एक दफ़ा दोबारा से हाईलाइट किया और इस सब के अलावा गाज़ा के हवाले से भी बात की। उसके बाद उनकी मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से, मतलब जो लीडरान हैं उनसे मुलाकात हुई। 9 ममालिक थे जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई। वो भी कहा जा रहा है कि बड़े खुश आइंद है। गाज़ा में जंग रुकवाने के हवाले से, पैलेस्टीन के हवाले से जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो माइनस हमास के सामने से आ रही हैं और कुछ तमाम मुस्लिम ममालिक की कोई फ़ौज के हवाले से भी कोई इकट्ठी इनकी फ़ोर्स हो जो वहाँ पे जाके चार्ज संभाले। इस तरह की पहले भी कोई ऑप्शंस दी थी ट्रंप साहब की तरफ से आई थी, लेकिन बहरहाल ये कितनी डूएबल है इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के पहले हिस्से में एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले वो भारत के लिए वाज़ेह तौर पे अपनी नाराज़गी का इजहार करते रहे हैं, ये भी बताते रहे हैं, उन्होंने उन पर टैरिफ भी लगा दिया है चाइना के हवाले से, उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया कल अपनी स्पीच में। अफगानिस्तान का एयरबेस उनको चाहिए था जिसके हवाले से भी वो टारगेट करते रहे। फिर बाद में धमकी भी दी कि भाई नहीं मिलेगा तो दुनिया का उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, दुनिया देखेगी मैं क्या करता हूँ। अब उन्होंने रूस यूक्रेन जंग के हवाले से, अगर मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करूं, तो उन्होंने मरकजी किरदार जो है भारत और चाइना को करार दे दिया है। इंडिया अमेरिका का बताएं आपको क्या लगता है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो कल की स्पीच है उसको कैसे सम अप करेंगे आप? बहुत शुक्रिया फायजा इनवाइट करने का। ये बिल्कुल आपने ठीक ओवरऑल इसको कवर किया या टॉकिंग पॉइंट्स में इस सबको जो होलसम आपने किया वो यही हो रहा है कि पहले हम शुरू करते हैं रशिया और जो इंडिया से उनकी नाराजगी है वो बुनियादी तौर पर इस वजह से है उनकी कि वो समझते हैं कि रशिया का जो ऑयल ये खरीद रहे हैं उससे इनडायरेक्टली पुतिन को या रशिया को सपोर्ट मिलती है। पहली बात तो ये, और वे समझते हैं कि अगर ये तेल ना खरीदें तो वो मजबूर हो जाएंगे नेगोशिएशन करने पर। जो लोग चाइना के नोट किया होगा आपने कि वो कम बात करते हैं चाइना के मुताबिक और इंडिया के मुताबिक ज्यादा करते हैं, हालांकि दोनों डिस्काउंटेड रेट पर खरीद रहे हैं और यूरोप भी खरीद रहा है, लेकिन उस तरफ उनकी जरा बस कम चलता है, इस तरफ ज्यादा चलता है। तो आपने नोट किया कि हिंदुस्तान के साथ ज्यादा वो नाराज नजर आते हैं। उसकी एक और वजह भी है, वो ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हिंदुस्तान पायनियर मेंबर है और वो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये भी ख्याल है कि ये जब से ऑर्गेनाइजेशन बनी है इनकी सारी एफर्ट डॉलर को प्राइस लोअर करने की या अमेरिका की इकोनॉमी को खराब करने की वजह से। चाइना पर बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए नहीं कर सकते कि उनके बिजनेस या ट्रेड के बहुत ज्यादा स्टेक आपस में है। इंडिया को वो मैसेज देकर बुनियादी तौर पर चाइना को भी मैसेज देते हैं कि मैं अच्छा नहीं समझ रहा या वार्निंग देते रहते हैं। अब आते हैं बगराम, जो आप बेस कह रही हैं, जो जिसका वो कई 2-3 दफा कह चुके हैं कि हमें चाहिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेज बड़े होंगे। आपके व्यूअर्स के लिए मैं बगराम की हिस्ट्री बता देता हूँ। ये 1950s और 70s में ये एक बेस था जो जिसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान के, और इस बड़ा क्रूशियल लोकेशन है जिसकी वजह से उस वक्त अफगानिस्तान ने जो सोवियत यूनियन जो था उसकी मदद से डेवलप किया। उसके बाद सोवियत यूनियन खुद आ गया 1979 में, तो ये बेस को और ग्रो कराया गया। अमेरिकन जब आए इन्होंने टेक ओवर किया तो बगराम को उन्होंने मेन सेंटर पॉइंट रखा था इलेक्ट्रॉनिक के लिए, सेंसर के लिए, सैटेलाइट डाटा कलेक्शन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ये गैदरिंग के लिए इसके बड़ा प्राइम लोकेशन थी। अब जब ये विड्रॉ कर रहे थे अमेरिकन, तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, रिसेंट जो अभी हुआ है एपिसोड, उस वक्त भी अमेरिका ने ये फॉर्मल हैंडओवर नहीं किया था और कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारा अपना स्टॉक, ये वेपन अभी भी इंटैक्ट रखे हुए हैं और ये अंडरस्टैंडिंग थी तालिबान से उनकी कि वो इसको नहीं टेक ओवर करेंगे, जिसकी वजह से अब वो ये कह रहे हैं। अब आते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज पर। इस एयरबेस को हैंडओवर करते हैं तालिबान, ऑल्दो वो कह तो रहे हैं लेकिन उसमें मुतजाद खबरें हैं उनकी कि वो हैंडओवर करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ उनकी लीडरशिप है जो पहले उनकी लीडरशिप कतर में है, कुछ उन्होंने कहा कि हम सोच सकते हैं, कोई कहते हैं पुरअमन करेंगे और कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं देंगे। तो मुझे ये लगता है कि नेगोशिएशन अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहे हैं, बार्गेनिंग चिप जिसको कहते हैं वो बेहतर करने की पोजीशन में है, लेकिन इसका रीजन के लिए, ये खित्ते के लिए अमेरिका का यहाँ होना बड़ा खतरनाक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से वही चीजें जो पहले किसी जमाने में सोवियत यूनियन करता रहा, फिर अमेरिका करता रहा है, और अब ये एक्टिविटी ना होने के बराबर है बिकॉज अब तालिबान के पास कैपेसिटी नहीं है। तो यहीं से ये सर्वेलेंस भी होगी, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होगी, सैटेलाइट भी यहीं से ऑपरेट की, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स भी होगी, डाटा शेयरिंग भी यहीं से हुआ करेगी, एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं वो कह रहे,
वो बुनियादी तौर पर चाइना पर नजर रखना चाह रहे हैं, रशिया पर नजर रखना चाह रहे हैं, यूक्रेन का उनको विजिबिलिटी आ जाएगी, ईरान की बहुत ज्यादा सर्वेलेंस हो जाएगी, पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा। तो ये सारा देखते हुए ये हमें फेवर बिल्कुल नहीं करती। लेट्स सी वो कितना प्रेशराइज कर सकते हैं तालिबान को, और तालिबान कितना प्रेशर लेते हैं, और अगर नहीं लेते हैं तो फिर नेगोशिएशन कहाँ पर एंड होती है, कोई गिव एंड टेक होता है। हो सकता है तालिबान ये चाहें ये अफगानिस्तान को फॉर्मली रिकग्नाइज किया जाए या कोई फंडिंग कर दी जाए इतने $1 बिलियन की, उनकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाए तो वो दे दें, बट वो जिसको कहते हैं ना कि अभी ये टू सी वाली बात है। चिश्ती साहब, आपने बहुत अच्छा सम अप किया। मैं नेक्स्ट जो अभी ट्रम्प साहब की जानिब से अभी ओवरऑल तो हमारे सामने इतनी डिटेल्स नहीं आई हैं, कुछ अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ खदोखाल निकल रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने क्या डील ऑफर की है। अमेरिकन मीडिया के अंदर जो इसकी डिटेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मुस्लिम ममालिक की पीस कीपिंग फोर्स आएगी, मुस्लिम ममालिक रीबिल्ड करेंगे गाज़ा को, और पैलेस्तीन अथॉरिटी का भी उसमें किरदार होगा, लेकिन माइनस हमास होगा। हमास के हवाले से अगर मैं ओवरऑल जो अभी तक समझी हूँ या हम लोग जो जानते हैं, हमास एक आइडियोलॉजी का नाम है। एक आइडियोलॉजी आप एक जगह से कैसे माइनस कर सकते हैं? हमास जिस तरह से गाज़ा में पेनिट्रेट कर चुका है, उसके वहाँ के लोगों में पेनिट्रेट कर चुका है, आपको लगता है माइनस हमास ये सारी चीज़ें आगे डूएबल है? ये देखिए, अभी अरब्स को, खासतौर पर फलस्तीन को और हमास को भी इंक्लूडिंग ये रियलाइज करना पड़ेगा कि समहाउ ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमास का जो वेस्ट में इंप्रेशन है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कॉज की वजह से लड़ रहे हैं और एक आइडियोलॉजी का नाम है, लेकिन बदकिस्मती से वो आइडियोलॉजी ना तो वेस्ट समझ पा रहा है, यूरोप नहीं समझ पा रहा, अमेरिका नहीं समझ पा रहा, और वो समझते हैं कि ये आर्म्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो असले के जोर पर या जबरदस्ती अपना इन्फ्लुएंस पैदा करती है। एक बात तो ये है, जबकि फलस्तीनी ऐसे लोग हैं बदकिस्मत इस सेंस में मैं कहूंगा उनसे कि 1948 में जब इजराइल बना था तो उस वक्त यहाँ पे सिर्फ आबादी, उससे पहले सिर्फ 15% यहूदी आबाद थे इसी खित्ते पर। फिर यूनाइटेड किंगडम जो रूल कर रहा था उसने नेगोशिएट किया, पूरी दुनिया से ज्यूज को लाकर यहाँ सेटल किया गया, उनकी आबादी तकरीबन 45% तक ले गए। फलस्तीनी फिर भी 55% थे पॉपुलेशन का, और उनसे वादा किया गया, लेकिन वो वादा 78 सालों में पूरा नहीं किया गया। तो उनकी जस्टिफिकेशन तो है, और दूसरे उन्हीं के मुल्क में एक ऐसा मुल्क बना दिया गया जो आज हेगमोनिक डिजाइन है, एग्रेशन के साथ वो पूरी दुनिया पर काबिज होना चाहता है, अपने रीजन से हटकर 2 सालों में 7 मुल्कों पर हमले कर देता है, और फिर उसको कोई चेक भी नहीं करता है। तो ये सारा देखते हुए मेरा ख्याल है एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी या स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी मैं तो ये कहूंगा कि ये डीलिंग करना हमास को फलस्तीनी से टेम्पररी कम अज कम ये अच्छी मूव है, क्योंकि जब तक आप मूव इसको कनेक्ट रखते हैं तो कोई वेस्ट का मुल्क सामने नहीं आता, ये रिकग्निशन भी नहीं मिलती। बहुत सारे जो वेस्ट अमेरिका खास तौर पे तो बिल्कुल ही नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, लोगों का जो कॉज होती है वो मरती नहीं है। ज्योग्राफिकल नहीं भी थी तो इतने अरसे से हमास लड़ रही है, फलस्तीनी भी लड़ रहे हैं, लेकिन कम अज कम मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ, ये मैं अपनी विश कहता हूँ कि आई विश के फलस्तीन को एक जमीन मिल जाए, ऑटोनमस मिल जाए, और मेरा ख्याल है एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिप्रीविएशन ये है, और जितने मजालिम हो रहे हैं वो तो अब लिखे भी नहीं जा सकते, इतने खौफनाक और दर्दनाक हैं जो फलस्तीनियों पर ढाए जा रहे हैं। तो जिसको मैं कह रहा था कि एक लेसर इवल बर्दाश्त कर लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आइडियलिज्म है, और आइडियलिज्म आपने देखा 78 साल में वो वीटो कर दिया जाता है और वो पूरा हो नहीं पा रहा। जिससे साहब, अमेरिका पहले मुस्लिम ममालिक को क्यों नहीं बीच में लेके आया? अभी उसने रात को मुस्लिम ममालिक के साथ बड़ी अहम मुलाकात की, जिसमें तारीफ़ों के पुल, तो खैर ट्रम्प साहब की एक जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड किस्म के पॉलिटिशियन हैं, अनप्रडिक्टेबल, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सुबह उठ के वो किसी और सोच के पीछे चले होते हैं, पहले रात को अनाउंसमेंट उनकी कुछ और होती है। बहरहाल उन्होंने अभी मुस्लिम ममालिक को बीच में लेके आए हैं, और उनके मुताबिक ये जो जितने भी हमास के पास कैदी हैं उनकी रिहाई जो है सिर्फ ये मुस्लिम ममालिक ही करवा सकते हैं। अब उनको ये उम्मीद है इन मुस्लिम ममालिक से, जो 9 कंट्रीज़ रात को ऑन टेबल थी ट्रम्प के साथ, अभी क्यों याद आया? ये मामला अभी का तो नहीं है, इससे पहले भी ये मामला चल रहा है, तो बड़े अरसे से चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और प्लान भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प का, या इसमें कोई नेक नियति है? ठीक है, कोई प्लान नहीं है, चल रहा है, उसको ज़रूरत पेश आई तो उसने उनको शामिल कर लिया। देखिए फायदा, आपने बिल्कुल फोकस किया बात को कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का शाम को कुछ और मिजाज होता है, अगले दिन कुछ और होता है। आज नरम दिल होते हैं, अगले दिन मोदी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, उससे अगले दिन फिर गुस्सा कर जाते हैं। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी, इतने बड़े मुल्क जो सुपर पावर है, सोल सुपर पावर फैक्चुअली, उसका ये होना कोई अजीब सही बात है। इसके अंदर ट्रैप पहले भी हमने देखा। अब आपने देखा है कि जब कतर पर हमला हुआ तो उन्होंने कंडेम भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो भी हक रखता है और जो कतर है अगर वो भी परेशान है तो वो भी ठीक परेशान है, यानी दोनों के दरमियान में खेला।
मुझे जो खौफनाक, हालांकि मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कहूंगा, लेकिन जो मुझे खतरनाक एस्पेक्ट ये लग रहा है कि ये ना हो कि इन मुल्कों को इन्वॉल्व करके एक इनको इंसेंटिव देकर वो अपने कैदी भी रिहा करा लें और फिर दोबारा बमबारी शुरू हो जाए। आपने नोट किया था कि पहले भी गजा का जो सीज फायर हुआ था और हमास ने कुछ कैदी रिलीज किए थे और इस अंडरस्टैंडिंग पर किए थे कि सीज फायर शायद ये परमानेंट हो जाएगा, और सब लोगों ने उम्मीद की थी कि अब पीसफुल परमानेंट होने के बाद हमास शायद रिलीज ऐसे ही कर दे। लेकिन फिर बमबारी शुरू हो गई, फिर जुल्म ढाने शुरू हुए, जिसकी वजह से पुल बैक कर लिया हमास ने। तो अब अगर 9 मुल्कों को इकट्ठा एक करने की जो वजह आपने फोकस पूछी है, मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मेरा मानना यह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस हद तक फलस्तीनियों में और हमास के लीडरशिप को एलिमिनेट करके इस हद तक मायूसी पैदा की है उनमें, मुसलमानों में खास तौर पर, कि वो एक बार्गेनिंग चिप के काबिल नहीं, इतनी पोजीशन स्ट्रांग रही। तो अब वो जैसे होता है ना कि आपको ये इतना मिनिमम दिया जाए तो आप शुक्र करते हैं कि चलो ये तो मिल रहा है। एक एलिमेंट ऑफ पहले डिसअपॉइंटमेंट किया है, उनको ये शो किया कि आपका हक ही नहीं है, आपको कुछ मिलना ही नहीं है, और फिर थोड़ा सा देने की पोजीशन में है तो शायद बार्गेन आसान होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पहले उन्होंने एक्सपेक्टेशन जीरो की है, फलस्तीनियों की भी, हमास की भी, ओवरऑल ओआईसी तक का तो रोल ही ना होने के बराबर है। तो अब उन्होंने सोचा होगा कि अब क्योंकि थ्रेशोल्ड मैं इतनी नीचे ले गया हूँ इनकी टॉलरेंस को, और इस हद तक मैंने इनको डिसअपॉइंटमेंट इनके जेल में पैदा कर दी है, अब मैं जो कुछ भी ऑफर करूंगा ये खुश होकर शायद ले लें। मुझे तो ऐसा लगता है। चिश्ती साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये जो कहा जा रहा है पैलेस्टाइन में फ़ौज तैनात करने की पेशकश, ये जो अरब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, स्पेशली ट्रंप के ऐलान के मतलब उनके बाद मुस्लिम ममालिक जो हैं वो उनके हवाले से, और ये अमेरिकन मीडिया जैसे कि अभी मैंने पहले भी कोट किया वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, इस तरह की जो खबर दी जा रही है वो काबिल कबूल इसराइल के हवाले से भी है ना, कि वो इसराइल को भी काबिल कबूल होगा कि गाज़ा में या पैलेस्टाइन में इस तरह की कोई फ़ौज हो, वो भी मुस्लिम ममालिक की, वो भी उस सिचुएशन में जब मुस्लिम ममालिक ही इसराइल को काबिल कबूल नहीं है। पहली बात तो ये फैज़ा, आपने खुद ही कहा कि ये स्पेकुलेशन है, फॉर्मली उन्होंने नहीं है। अगर वो कहना होता तो एक दिन पहले यूनाइटेड नेशन में कहते ही। मेरा मानना ये है, अब तो मीडिया के थ्रू या सोर्सेज के थ्रू उस पर कमेंट करना बड़ा मुश्किल है कि कितनी क्रेडिबल है। पहली बात तो ये है, और आपने भी खुद ही सस्पिशन का इजहार किया और मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल इससे एग्री करेगा कि पूरे सिर्फ मुसलमान मुल्क हों। अगर कोई नौबत ऐसी आई तो आई एम श्योर वो चाहेगा कि कुछ अमेरिकन फोर्सेज हों, कुछ यूरोप की हों, कुछ और मुल्कों की हों, और फिर उसमें कॉम्बिनेशन मुसलमान मुल्कों की भी टू सम एक्सटेंट, मेजॉरिटी वो भी मुझे नहीं लगता कि वो एग्री करेगा इसराइल के वो आ जाए, ताकि उसके लिए क्या एलिमेंट ऑफ अनईजीनेस, एम्बैरेसमेंट हो जाए। तो इसको मेरा ख्याल है हमें वेट एंड सी करना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर फॉर्मली हो सकता है आज नेगोशिएट करके किसी नतीजे पर पहुंचकर उसकी अनाउंसमेंट कर दें, तो फिर हम इस पोजीशन में बेहतर होंगे कि उस पर एनालिसिस कर सकें कि ये मीनिंगफुल थी या सिर्फ स्पेकुलेशन या र्यूमर थी, या जैसे मैंने कहा कि वो पहले एक्सपेक्टेशन इतनी कम करके फिर बढ़ाते हैं फिर गिरा देते हैं। तो वो रोजाना की बुनियाद पर आपके सामने चल रहा है, तो वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरफ से खेल रहे हैं और किसकी फेवर में या किसके खिलाफ है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं चिश्ती साहब। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जितने ममालिक ने अब तक रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टाइन को वो सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। एक हद तक पार्शली मैं एग्री करती हूँ ट्रंप साहब की इस बात से, क्योंकि जब तक यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल जो मेंबरान हैं वो जब तक उसे एग्रीमेंट नहीं देंगे, ये चीज़ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के तौर पे तो रहेगी, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा। एग्री करते हैं आप भी? जी, मैं पूरी तरह एग्री इसलिए करता हूँ कि देखिए ये ऑप्टिक्स हैं, ये सिंबॉलिक होता है रिकग्निशन, ये प्रेशर मॉरल प्रेशर है, ये लीगल या डिप्लोमेटिक प्रेशर मैं इसको नहीं गिनता। ये इजराइल को ये रियलाइज कराना है कि 150 मुल्क अब एक तरफ हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली जब तक एग्जीक्यूशन तभी होगी कि सलामती काउंसिल के जो परमानेंट रुकन है वो रेजोल्यूशन पास करें और फिर अमेरिका वीटो ना करे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो अमेरिका का रिकॉर्ड है कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा वीटो आज तक जब से इस्तेमाल किए हैं, जब से यूनाइटेड नेशन बनी है, वो इजराइल की फेवर में किए हैं। तो हम ये कैसे मैं मान लूं कि एक दफा फिर बेशक सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो रेजोल्यूशन लेकर आ जाएं और फिर अमेरिका वीटो कर दे, तो फिर ये कहाँ रह जाएगा सारे का सारा। तो ये एक सेंस में तो अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि रियलाइज करना शुरू कर दिया फ्रांस ने और बहुत सारे और मुल्कों ने और यूके ने कि उसका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने भी जुल्म देखे, उनके ऊपर भी पब्लिक प्रेशर है, उन्होंने भी पॉलिटिक्स को लुक आफ्टर करना है अपने अपने मुल्कों में, इन लीडर्स ने। तो उनको रियलाइज हो रहा है कि उनकी पब्लिक कह रही है कि आप इन ह्यूमन सपोर्ट कर रहे हैं एक कॉज को, और जिस तरह ये तो मुझे लगता है पब्लिक प्रेशर की वजह से हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है कि कितनी कॉन्सेंट के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को बताकर किया जा रहा हो कि जी हम रिकग्नाइज कर देते हैं, आप तो कर दीजिएगा बाद में। ऑल्दो मैं इस तरह की कॉन्सेंट यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे दोनों ऑप्शन देखनी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी
ये कल को ये भी हो सकता है कि अमेरिका को कह दिया गया हो कि कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हम उधर आपको कुछ रेजिस्ट नहीं करेंगे। परमानेंट जब मेंबर्स जब इसको वीटो करेंगे या लाएंगे ही नहीं, रेजोल्यूशन लाएंगे। और ट्रम्प साहब पे बिल्कुल इस पे कोई उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती कि वो वीटो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जंगबंदी के हवाले से 6 दफ़ा ट्रम्प साहब इसको वीटो कर चुके हुए हैं। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब सीनियर एनालिस्ट के तौर पर, लेकिन डिस्कशन का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद।